हेलो बच्चों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 विज्ञान चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए वीडियो को। तो हमारे आसपास के पदार्थ, सबसे पहले हमको ये जानना होगा पदार्थ किसे कहते हैं ना। तो पदार्थ क्या है? हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो स्थान घेरती हैं, जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। ठीक, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, चाहे मेज हो, कुर्सी हो, कापी हो, किताब हो, हाथी, घोड़ा, ठीक, सभी चीज़ें क्या हैं? पदार्थ हैं। चाहे कोई पेड़ हो, पौधा हो, जीव हो, जंतु हो। तो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिनमें जो स्थान घेरती हैं, जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें सूर्य के प्रकाश की, ठीक, सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश जो होता है यह पदार्थ नहीं है। ठीक, क्या नहीं है? पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा होता है। सूर्य का प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। ठीक, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। यानी कोई भी प्रकाश की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, अर्थात हम प्रकाश की उपस्थिति में ही वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, तो प्रकाश को छोड़ करके बाकी जो भी आपको दिखाई दे रहा है सभी क्या है? पदार्थ है। अगर बात करते हैं हवा, हवा पदार्थ है कि नहीं है? तो हवा भी क्या है? पदार्थ है। क्यों? क्योंकि अगर हवा को हम गुब्बारा में भरते हैं तो गुब्बारा जितना बड़ा फूलेगा उतना स्थान हवा क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। अगर बात करते हैं इसमें द्रव्यमान है कि नहीं है, तो आप एलपीजी सिलेंडर ले लीजिए, वो भी तो गैस है ना। हवा मतलब गैस। एलपीजी सिलेंडर जो आता है घरेलू वाला, उसमें लिखा रहता है 14.2 किलोग्राम। ठीक, या सीएनजी ले लीजिए जो गाड़ियों में भरा जाता है, वो भी वजन के हिसाब से भरा जाता है। इसका मतलब हवा में भी क्या है? द्रव्यमान होता है। तो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो स्थान घेरती हैं, जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, सभी क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। सूर्य का प्रकाश हमको दिखाई देता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं हम देखते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश क्या है? पदार्थ नहीं है, एक प्रकार का ऊर्जा है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पदार्थ का संगठन क्या है। तो पदार्थ कैसे बना हुआ है ना। तो पदार्थ की अगर हम संगठन की बात करें तो पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और क्या है पदार्थ में? पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है पदार्थ के अणुओं के बीच अंतराणुक आकर्षण बल लगता है। अंतराणुक आकर्षण बल लगता है जो उन्हें आपस में बांध कर रखता है। क्या करता है? आपस में बांध कर रखता है। तो पदार्थ के संगठन में कुछ चीज़ें होती हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के अणुओं के बीच अंतराणु आकर्षण बल लगता है जो उन्हें आपस में जोड़कर रखने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए अगर एक कोई ये पदार्थ है तो इस पदार्थ में छोटे छोटे कण होंगे। ठीक, क्या होंगे? छोटे छोटे कण। ऐसे पदार्थ में बहुत सारे छोटे छोटे कण आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक, देखने पर, अध्ययन करने पर आप पाएंगे। दूसरा में लिखा पदार्थ के कणों के बीच स्थान पाया जाता है। आपने देखा कि यहाँ दो कण जो दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों कणों के बीच में कुछ स्थान दिखाई दे रहा है ना, बीच बीच में। इसका मतलब पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। अगला है पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है जो उन्हें एक दूसरे से बांध कर रखता है। तो जो पदार्थ के अणु हैं आपस में बंधे हुए, एक दूसरे से सटे हुए हैं, किसके कारण है? इनके बीच, अणुओं के बीच एक आकर्षण बल लगता है जिसको हम लोग अंतराणु आकर्षण
बल कहते हैं। ठीक, तो पदार्थ का जो संगठन या पदार्थ की जो मूलभूत प्रॉपर्टी है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जो उन्हें आपस में बांध कर रखता है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। किसकी बात करते हैं? पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण। अगर हम पदार्थ के वर्गीकरण की बात करते हैं तो पदार्थ को हम दो आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक, कितने आधार पर? दो आधार पर। पहला होता है भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा होता है रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। तो पदार्थ को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग पदार्थ को तीन भागों में बांट सकते हैं, जो कि हम पिछली कक्षा में भी पढ़े थे। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था या गैसी अवस्था। तो पदार्थ को हम अगर उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैसीय अवस्था में। अगर हम बात करते हैं पदार्थ को रासायनिक संगठन के आधार पर, पदार्थ को रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। कौन सा पदार्थ? अशुद्ध पदार्थ। और अशुद्ध पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण। ठीक, यानी कि मिक्सचर। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा जा सकता है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। पुनः हम शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। ठीक है, मिश्रण को अगर हम बांटना चाहते हैं तो मिश्रण को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो एक हो गया समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। तत्व को अगर हम वर्गीकृत करते हैं पुनः, तो तत्व को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, एक होता है धातु और दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। तो तत्व को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्गीकरण समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण हम दो आधार पर कर सकते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांट दिया गया है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस की अवस्था में जैसे बर्फ हो गया, ठीक, बर्फ हो गया, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, ये सभी क्या है? ठोस अवस्था में। द्रव अवस्था की बात करते हैं, पानी हो गया, तेल हो गया, जो भी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। गैसीय अवस्था में जितनी भी गैसें हैं, ठीक, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, ये सभी क्या है? गैसीय अवस्था पदार्थ की। रासायनिक संगठन के आधार पर अगर बात करते हैं तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में बांट सकते हैं। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक में। तत्व को तीन भागों में बांट सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु में। मिश्रण को दो भागों में बांटा जा सकता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं हम लोग इसके बाद। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन एवं आकार दोनों
निश्चित होता है। हम एक बार लिख देते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन एवं आकार, आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर ये लकड़ी का टुकड़ा है, मान लीजिए क्या है, लकड़ी का टुकड़ा, तो इसका आयतन भी निश्चित होगा, आकार भी। अगर इसकी लकड़ी के टुकड़े का लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई अगर इसका 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक? कहीं भी इसको लेकर जाएं हम। इसके आकार की बात करें, अगर एक क्यूबाइड के फॉर्म में है, यानी कि घनाभ के आकार का ही रहेगा, इसके आकार में कोई चेंजिंग नहीं आएगा जब तक हम इस पर कोई बदलाव नहीं करते हैं, ठीक? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ठोस अवस्था की विशेषताएं। क्या? ठोस अवस्था की विशेषताएं। ठोस की पहली विशेषता क्या है? ठोस की पहली विशेषता है कि ठोस के आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठीक? क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। दूसरा पॉइंट है, ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं? ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। अगला, इनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है, ठीक? तो ठोस के आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं, अणुओं के बीच लगने वाला बल बहुत अधिक होता है, अणु बहुत पास पास होते हैं। अगर अणु बहुत पास पास हैं तो इनमें रिक्त स्थान क्या होगा? बहुत कम होगा। तो ठोस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। रिक्त स्थान बहुत कम होता है, ठीक? तो इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है। एक डायग्राम बना दे रहे हैं हम, दिखा दे रहे हैं कैसे होता है ठोस, ठीक? ये मान लीजिए कोई ठोस है, तो इसके जो ठोस के अणु होंगे बहुत पास पास होंगे, ठीक? एकदम एक दूसरे से सटे हुए होंगे, ऐसे इस तरीके से ठोस के अणु क्या होंगे? आपस में पास पास सटे हुए होंगे, ठीक? तो ठोस के अणु क्या होते हैं? आपस में बहुत पास पास होते हैं। अच्छा, पास पास होने का कारण क्या होता है? क्योंकि इनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है बहुत प्रबल होता है, जिससे अणुओं को आपस में बहुत क्लोजली बांध के रखता है, ठीक? अच्छा, जब अणु बहुत पास पास होंगे तो इनके बीच रिक्त स्थान भी बहुत कम होगा। देख लीजिए आप, यहाँ इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके बगल में एक द्रव अवस्था दिखा देते हैं, कौन सी अवस्था? द्रव। तो यहाँ पर इसके अणु जो होते हैं ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। अगर यहाँ द्रव को दिखाते हैं, ठीक? तो ठोस अवस्था में अणु क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। इनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अगली अगर प्रॉपर्टी बात करते हैं, जो ठोस होते हैं उनका दाब लगाकर आयतन कम नहीं किया जा सकता। आयतन कम नहीं किया जा सकता है। अर्थात ठोस संपीड़ित नहीं होते हैं। अर्थात ठोस संपीड़ित नहीं होते हैं।
तो संपीड़न क्या होता है? किसी वस्तु पर दाब लगाकर उसके आयतन को कम करना। लेकिन ठोसों में ऐसा नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और विशेषताएं। अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ठोस के अणु अगर बहुत पास पास है, इनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, तो इनके अणु गति भी नहीं कर पाते हैं। तो ठोस के अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। ये समझ लीजिए कि ठोस के अणु गति कर ही नहीं सकते हैं, केवल अपने अक्ष पर ही कंपन कर सकते हैं। ठीक, जैसे अगर ये कोई ठोस, इसमें जो इसके अणु हैं ये गति नहीं कर सकते हैं, केवल ये अपने अक्ष पर कंपित हो सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, अगर इनमें गतिज ऊर्जा नहीं है तो इनमें बहने का गुण भी नहीं पाया जाएगा। तो ठोस में बहने का गुण नहीं होता है, फ्लो करने का इनमें गुण नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ठोस की विशेषता समझ में आई होगी। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं द्रव अवस्था। ठीक, कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। ठीक, तो द्रव अवस्था क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है, द्रव उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसमें आयतन निश्चित होगा परंतु आकार अनिश्चित। आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा। इसको जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे अगर 1 लीटर जल है, ठीक, 1 लीटर जल है, अगर इसको हम बोतल में रखते हैं तो बोतल का आकार ले लेगा। ठीक, अगर इसी जल को हम किसी बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी का आकार ले लेगा। अगर इसी जल को हम ड्रम में रख देते हैं, ड्रम में, तो ड्रम का आकार ले लेगा। तो ड्रम में रखेंगे इसका आकार लेगा, ड्रम का आकार ले लेगा। मतलब द्रव को जिस बर्तन में हम पलट देंगे वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसीलिए इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है। लेकिन आयतन निश्चित होता है। अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही पानी रहेगा, चाहे उसको हम बाटल में रखें, बाल्टी में रखें या ड्रम में रखें। ठीक, चलिए आगे हम लोग इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसके गुण, किसके? द्रव के। द्रव अवस्था की विशेषताएं भी कह सकते हैं या गुण भी कह सकते हैं। ठीक, विशेषताएं। तो द्रव की विशेषता क्या है? पहली विशेषता यही है कि इसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। तो आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। ठीक, अगला क्या है? द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। अगला पॉइंट, द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की
अपेक्षा कम होता है। यानी कि जितना तेजी से ठोस के अणु अपने को एक दूसरे में बांधे रखते हैं, उतना जो है द्रव के अणु नहीं बांध के रख पाते। यही कारण है कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि जो अणु होते हैं थोड़ा सा गति कर सकते हैं। ठीक, तो द्रव के अणु गति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें रिक्त स्थान पाया जाता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच ठोस की अपेक्षा अधिक रिक्त स्थान होता है, अधिक रिक्त स्थान होता है। तो ठोस की ये कुछ विशेषताएं हैं, और भी विशेषताएं हैं, जैसे द्रव जो होते हैं इनमें बहने का गुण पाया जाता है। इनको ठोस की अपेक्षा कुछ संपीड़ित भी किया जा सकता है, क्योंकि इनके अणु के क्या होते हैं, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग गैस अवस्था के बारे में। कौन सी अवस्था? गैस अवस्था या गैसी अवस्था। गैसी अवस्था, ठीक है। किसकी बात करते हैं? गैसी अवस्था की। तो जो गैसीय अवस्था होता है इसमें क्या होता है, आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। आयतन एवं आकार दोनों क्या होगा, अनिश्चित होगा। इसका ना तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार। तो गैस जो होते हैं ना तो इनका आयतन निश्चित है ना ही आकार निश्चित होता है। इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं, विशेषताएं, तो पहली विशेषता यह है कि इनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल नगण्य के बराबर होता है। इनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल नगण्य के बराबर होता है। नगण्य के बराबर होता है। ऐसा नहीं लगता ही नहीं, लेकिन बहुत कम लगता है। ठीक, इसीलिए गैस के अणु क्या होते हैं, फ्रीली गति कर सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं। इनके अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं, स्वतंत्रता